नीतीश पर खड़गे के कुर्सी वाले बयान से अब सियासत गर्मा गई है। बीजेपी और जेडीयू ने मल्लिकार्जुन खड़गे पर हमला बोला तो कांग्रेस और आरजेडी ने बयान को सही बताया है। दो निशान, दो विधान और दो प्रधान की बात करने वाले लोगों के मुंह से देश की एकता और अखंडता की बात सुनना काफी हास्यास्पद लगता है। खड़गे जी, आपको शायद नहीं पता कि कांग्रेस ने देश को तोड़ने वाली विभाजनकारी शक्तियों को टुकड़े टुकड़े गैंग को आगे बढ़ाने का काम किया। बिहार की जनता टुकड़े टुकड़े गैंग के झांसे में नहीं आने वाली है। गुजरात के गांधीनगर में आयोजित कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में मल्लिकार्जुन खड़गे को राहुल गांधी ने जब अपमान किया तो अपमान का घूंट पीकर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की शोभा बढ़ा रहे हैं। उसके बारे में कभी भी उनका मुंह नहीं खुलता है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी देश और राज्य के विकास में लगे हुए हैं, तो इनको पेट में पीड़ा हो रहा है। इस असहनीय पीड़ा का कोई इलाज नहीं। नीतीश कुमार जी जनमत का अपहरण करने वाले व्यक्ति हैं और खड़गे साहब ने सही कहा है। नीतीश कुमार जी पे कुछ भरोसा है क्या? कब वो भाजपा के साथ हो जाएंगे, कब भाजपा से नाराज हो जाएंगे, कब कहीं गठबंधन नया ठौर खोजने लगेंगे? नीतीश कुमार जी को आप लोग कंसीडर भी करते हैं क्या नेता के रूप में? खड़गे साहब ने बिल्कुल सही कहा है। चोर चोर मौसेरे भाई, मिलकर लूटे सरकारी कमाई। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू की जो सरकार बिहार में है, उनका मंशा यही है। ब्लॉक से लेकर थाने तक कहीं चले जाइए, आपको पैसे के बिना कोई काम नहीं हो रहा है। चिंता न करें आप लोग, बिहार की जनता 2025 में तैयार है और 2025 के विधानसभा चुनाव में जो भ्रष्टाचारी सरकार बिहार में काबिज है, उसको हटाने के लिए हम सब तैयार हैं, जनता तैयार है। बक्सर की जनसभा में केंद्र सरकार पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बरसे मल्लिकार्जुन खड़गे। वक्फ कानून पर भी उन्होंने बयान दिया। पीएम मोदी पर निशाना साधा। झगड़ा और विवाद कराते हैं प्रधानमंत्री मोदी। लोगों को हिंदू मुसलमान में बांट रहे हैं। देश के पीएम ने तबाह कर दिया देश को। ये सभी साजिश बीजेपी आरएसएस की है। आरएसएस बीजेपी कभी गरीबों के दोस्त नहीं है। ये तमाम बातें मल्लिकार्जुन खड़गे ने कही और ये सभी साजिश बीजेपी आरएसएस की है। आपको बयान सुनवाते हैं। अपने लोगों को कहकर जबरदस्ती से ये वक्फ बिल बना लिया। भाई आज तक उस पर किसी का तकरार ही नहीं था, लेकिन अब जहां झगड़ा नहीं हो रहता, जहां डिस्प्यूट नहीं है, वहां मोदी जी डिस्प्यूट कराने लगते हैं, झगड़े कराने लगते हैं और लोगों को हिंदू और मुसलमान में बांटने के लिए, बैकवर्ड्स और अमीरों को अलग करने के लिए, बैकवर्ड और अति बैकवर्ड को अलग करने के लिए ये काम करके उन्होंने देश को इतना तबाह और तंग कर दिया है। आज लोग परेशान हैं देश के लोग, और ये सब षड्यंत्र आरएसएस और बीजेपी का है। आरएसएस और बीजेपी ये गरीबों के दोस्त हो नहीं सकते। तो वक्फ कानून पर खड़गे ने पीएम मोदी पर निशाना साधा, जिसके बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी और जेडीयू ने खड़गे पर हमला बोला तो आरजेडी और कांग्रेस ने खड़गे के बयान को सही बता दिया। आजादी के बाद लगभग 70 सालों तक भारत का नेतृत्व करने वाली कांग्रेस पार्टी हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करती रही है। कांग्रेस कभी मुसलमानों की सच्ची हितैषी नहीं रही। उसने हमेशा मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने विजन से मुसलमानों के हकों की रक्षा का प्रयास किया है। भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा राष्ट्र प्रथम है। इसमें न हिंदू की बात आती है और न मुसलमान की बात आती है। ये अपने भाषण में नरेंद्र मोदी जी को गलत ढंग से पेश कर भ्रम का वातावरण बनाना चाहते हैं कि राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस की सभा में जब राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं तब कुछ मुट्ठी भर लोग ही रहते हैं, और खड़गे साहब बांटने वाली राजनीति, बांटने वाला भाषण ही देकर जाते हैं। उन्होंने बिहार के विकास के विषय में कुछ भी नहीं कहा। उनका रोड मैप क्या होगा यह भी उनको मालूम नहीं। लेकिन सबसे अहम था एनडीए पर नाहक हमला करना, तथ्यहीन ध्रुवीकरण की राजनीति के तहत राजनीतिक लाभ लेना
और उसको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ाने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी वक्फ संशोधन विधेयक के माध्यम से साझी विरासत को कमजोर करने का कार्य किया। देश में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस यह सिर्फ बंटवारे का काम करती है। अंग्रेजों के चाटुकार शुरू से लेकर अब तक समूचे देश को कैसे विभाजित किया जाए, चाहे वो अमीर गरीब हो, उसके बीच की खाई आज आप देख सकते हैं। चाहे वो हिंदू मुसलमान हो, उसके बीच की खाई आप देख सकते हैं किस तरह से वो बांटने पे तुले हुए हैं। वहीं बक्सर में खरगे की जनसभा के दौरान कुछ समर्थक जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, जिससे मल्लिकार्जुन खरगे को गुस्सा आ गया और अपना भाषण उन्होंने बीच में रोककर कार्यकर्ताओं को समझाने लगे कि पहले बातों को सुनो और फिर जिंदाबाद के नारे लगाना। यहाँ पर महान लोग जो हो गए हैं, अरे सुनो भाई, जिंदाबाद के नारे पहले बाद में लगाओ, पहले सुनो क्या बात है, हम क्यों पिछड़े हुए हैं, क्यों हम लोग हमको कैसा रगड़ रहे हैं, उसका पहला अध्ययन करो, उसके बाद जिंदाबाद क्या बोलना है बोलते जाओ। और वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बक्सर के दल सागर मैदान में जनसभा को संबोधित किया। दावा किया था कि जय भीम जय संविधान कार्यक्रम में हजारों लोग शामिल होंगे। मैदान में सभा स्थल पर आधी से ज्यादा कुर्सियां खाली दिखाई दी, जिसने बिहार में कांग्रेस संगठन की कमजोरी की कलई खोल दी है। सभा को लेकर प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम सहित कई कांग्रेस के पदाधिकारियों ने सभा स्थल पर तैयारियों का जायजा लिया था और बड़े बड़े दावे भी किए थे, लेकिन सभा स्थल पर खाली कुर्सियों को लेकर अब सवाल भी उठाए जा रहे हैं। और चलिए आपको बड़ी जानकारी दे, तेजस्वी यादव का बड़ा बयान सामने आया है। लगातार दूसरे दिन भ्रष्टाचार पर हमलावर दिखाई दिए तेजस्वी यादव। बिहार में भ्रष्टाचार पर उन्होंने बयान दिया है। एक बार फिर से ग्लोबल टेंडर के जरिए भ्रष्टाचार हो रहा है और जांच एजेंसियां क्या कर रही हैं, ये सवाल तेजस्वी यादव ने पूछा है। हर सरकारी दफ्तर में भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार को ब्लॉक लेवल से लेकर थाना लेवल से लेकर के मंत्री तक है कि नहीं है, इसका जवाब दें। आप हम ही को कटघरे में डाल रहे हैं, तो आपका मुंह है, आप डालते रहिए, कुछ भी बोलते रहिए। आपकी एजेंसी क्या कर रही है फिर? तो फेलियर तो आपकी है। लेकिन जो प्रमाणित है, कहीं भी रेड पड़ता है किसी जगह का तो करोड़ों रुपए आते हैं, तो कौन देता है, वो कहाँ से आते हैं? पेड़ में तो नहीं निकलता है कि नोच लेता है सर, वो आता कहाँ से है? और जब सीबीआई या ईडी कार्रवाई कर रही है, तो आपकी बिहार पुलिस या बिहार अपराध इकाई शाखा, आर्थिक अपराध वाली जो शाखा है, वो क्यों नहीं एफआईआर कर रही है? वो क्या कार्रवाई कर रही है? ये तो सवाल है मेरा। और अब गोपालगंज से खबर, जहां पर मुझा गांव में दलित युवक सिकंदर गोड़ की चाकू मारकर हत्या के दूसरे दिन भी तनाव की स्थिति इलाके में बनी हुई है। मृतक के परिजनों ने दूसरे दिन भी हंगामा किया और आरोपियों के दरवाजे पर ही मृतक के अंतिम संस्कार के लिए अड़े हुए हैं। हालांकि बाद में पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए लोगों को समझाया और हालात को नियंत्रित किया। बता दें कि 18 अप्रैल की रात बारात में गए सिकंदर गोड़ की मुस्लिम युवकों ने चाकू मारकर हत्या कर दी और बीच बचाव करने गए मृतक के बड़े भाई धर्मेंद्र गोड़ को भी चाकू मारकर घायल कर दिया गया। पुलिस ने इस मामले में अब तक 5 आरोपियों को हिरासत में लिया है। हालात को देखते हुए गांव में अभी भी भारी संख्या में पुलिस फोर्सेस की तैनाती है। रफीक और शंभू और टाइगर, सलमान, अमीन बच्चा कूदला बाड़ी और उनकरा घर के लोग कनिया बाड़ी उ चाकू दला बाड़ी लोग मारा के, तो एगो के भैया के धर तनी तल, एगो भैया के मार दीवलो चाकू, दोनों जना के मार दीवलो हमारा भाई का चाकू। तो आँखी के सामने? हाँ, हमारा आँखी के सामने हमारा सब खून रंगा गए रहे, चर खून बिगत रहे हमारा भाई के सीना में से।
और चलिए दरभंगा से आपको बड़ी खबर दे। फायरिंग में डांसर की मौत की खबर। शादी के मेहंदी समारोह में फायरिंग की गई और फायरिंग में डांसर को गोली लगी। गोली लगने से डांसर शानू खान की मौत हो गई मौके पर। मुजफ्फरपुर से बुलाई गई थी 3 डांसर्स और जाले के जोगियारा की यह घटना बताई जा रही है। गोली लगने से डांसर की मौत हो गई है। उसमें हम लोग को प्रोग्राम के लिए बुलाया गया तो वहाँ पे डांस उन्स हो रहा था, उसमें फायरिंग चल रहा था। 2:30 बजे करीब जो है कि गोली चला, फायरिंग हुआ, उसमें एक लड़की को गोली लग गया। गोली लगा जिसके कारण वो गिरी तो हम लोग को मालूम पड़ा कि वो गिर गई नीचे, तो देखे तो उसको गोली लग चुका था। किससे लगा, कौन मारा, ये हम लोग नहीं देखे। 5-6 लोग थे, 5-6 लोगों के पास में सबके पास हथियार। तो वो लोग बोली कि आप लोग, हम लोग हेल्प मांगे पर कोई हेल्प नहीं किया। मौत इतनी वही हो गई अस्पताल में? नहीं, हम लोग 2 हॉस्पिटल लेके दौड़े हैं प्राइवेट में, लेकिन कोई एक नहीं लिया। यहाँ आते टाइम में उसका दम टूटा है। अगर प्राइवेट वाले अगर ले लिए हुए रहते तो वो आज बच गई भी रहती। वहाँ राम विनय सिंह के घर में एक फंक्शन था, उनके बेटे की शादी की। उसी में पता चला है कि ये लोग नर्तकी लोग वहाँ आई हुई थी। 4 नर्तकी थी जिसमें से एक की मृत्यु हो गई है गोली लगने से। अभी तक पूरी तथ्य सामने नहीं आई है। सारे तथ्य सामने आने के बाद हम आपको अपडेट कर देंगे। और अगली बड़ी खबर बक्सर से बड़ी खबर यह है कि ट्रक में आग लग गई। पटना दिल्ली एनएच पर ट्रक में आग लग गई। नया भोजपुर गांव की घटना है ये। फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी हुई है। दिल्ली एनएच पर ट्रक में अचानक आग लग गई और देखिए तस्वीर आपके सामने है। धू-धू करके ये ट्रक जलने लगा। हालांकि वहां पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश हुई, लेकिन तब तक आग काफी फैल चुकी थी और आप देख सकते हैं कि ट्रक पूरी तरीके से जल चुका है। नया भोजपुर गांव की यह घटना है। हालांकि यह आग कैसे लगी इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग लगी होगी। लेकिन जैसे ही सूचना फायर ब्रिगेड की टीम को मिली, मौके पर टीम पहुंची और आग पर काबू पाया गया। और चलिए अब आपको अगली खबर मुंगेर से दे दे, जहां पर जमीन विवाद को लेकर 2 पक्ष में जमकर मारपीट हो गई। इस दौरान पत्थरबाजी और फायरिंग की भी खबर है। मामला नया रामनगर थाना इलाके के भागीचक गांव का बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार विवाद पहले से चल रहा था। यही विवाद देखने जब नवीन मंडल अपने घर से बाहर निकला तो अचानक गोलीबारी हुई और एक गोली नवीन के सीने में जा लगी। आनन फानन में उसे इलाज के लिए जहां पर हॉस्पिटल भेजा गया, वहां से उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। हमको क्या पता कि गोली चलेगा कि नहीं चलेगा, हम तो देख रहे थे खड़ा होकर के। गोली आया डायरेक्ट लग गया, हमको नहीं पता चला। किस कहाँ मार हो रहा था उधर दूसरे से। हाँ, हमको नहीं पता। गोली लगा है और पेशेंट की स्थिति गंभीर है, जिसका प्राइमरी ट्रीटमेंट हम लोग किए हैं और कुछ एक्सरे सब एडवाइस किए हैं, CT स्कैन एडवाइस किए हैं चेस्ट का, और बेहतर इलाज के लिए हम लोग हायर सेंटर के लिए रेफर कर रहे हैं। अभी कैसे स्थिति ठीक नहीं है क्योंकि बाएं साइड गोली लगी है, बाएं साइड हार्ट भी होता है, इसलिए अंदर में क्या मतलब कहाँ तक डैमेज किया है ये अभी मालूम नहीं पता चल रहा। और अगली बड़ी खबर नालंदा से, जहां दीवार गिरने से बड़ा हादसा हो गया। मलबे में दबकर एक व्यक्ति की मौत की जानकारी है। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। परवलपुर थाना के अलीपुर बीघा गांव की घटना बताई जा रही है। हादसे में अशोक यादव की मौत की जानकारी मिल रही है, जबकि उनकी पत्नी गौरी देवी, बेटा रोशन कुमार और बेटी रिम्पी कुमारी गंभीर रूप से जख्मी हो गए। दीवार गिरने से यह बड़ा हादसा हुआ है। मलबे में दबकर एक व्यक्ति की जान चली गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। एक ही परिवार के ये सभी सदस्य थे और बताया आपको कि अशोक यादव जिनकी मौत हो गई दीवार गिरने से, वहीं उनकी पत्नी गौरी देवी, बेटा रोशन कुमार, बेटी रिम्पी कुमारी गंभीर रूप से जख्मी हैं, जिन्हें हॉस्पिटलाइज करा दिया गया है। लगातार ये बड़ी जानकारी आपको नालंदा से दे रहे हैं, जहां पर दीवार गिरने से एक व्यक्ति की जान चली गई। परवलपुर के अलीपुर बीघा की घटना। और अगली बड़ी खबर सासाराम से, जहां पर बस और ट्रक में टक्कर की खबर है। बस में सवार 15 यात्रियों को चोट लगी है। 7 महिला सहित 15 लोगों को चोट लगी। इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। सासाराम से भभुआ ये बस जा रही थी। शिव सागर थाना इलाके की घटना बताई जा रही है, जहां पर यह टक्कर हुई।
और अगली खबर पटना से, जहां पटना के जेपी गंगा पथ पर 22 और 23 अप्रैल को होने वाले सूर्य किरण शो को लेकर यातायात व्यवस्था में बदलाव दिखाई दे रहा है और सुबह 6 बजे से 12 बजे तक जेपी गंगा पथ पर यातायात व्यवस्थाएं बदल दी गई हैं। इस दौरान चिल्ड्रन पार्क से आयुक्त कार्यालय के सामने से जेपी गंगा पथ पर सामान्य वाहनों के परिचालन प्रतिबंधित रहेगा, इसकी जानकारी दी गई है। भारतीय वायुसेना के एरोबेटिक शो के मद्देनजर 22 और 23 अप्रैल को जेपी गंगा पथ पर यातायात व्यवस्था बदली हुई नजर आएगी। आपको बता दें कि 22 और 23 एरोबेटिक शो राजधानी पटना के जेपी गंगा पथ में गंगा किनारे आयोजित है, जिसके मद्देनजर इस शो को देखते हुए 22 और 23 अप्रैल को जेपी गंगा पथ पर यातायात व्यवस्था बदली हुई नजर आएगी। कला प्रदर्शन सभ्यता द्वार के सामने जेपी गंगा पथ के उत्तर गंगा किनारे खाली मैदान में हो रहा है। इसको देखते हुए दोनों दिन सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक जेपी गंगा पथ पर यातायात व्यवस्था बदली रहेगी। इस दौरान चिल्ड्रन पार्क से आयुक्त कार्यालय के सामने जेपी गंगा पथ पर सामान्य वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा। वहीं एलसीटी अप्रोच रोड पर वन वे उत्तर से दक्षिण की ओर वाहनों का परिचालन होगा, जबकि दक्षिण से उत्तर की ओर वाहनों का परिचालन पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही गाय घाट की ओर आने वाले वाहनों को कृष्णा घाट अंडरपास से नीचे से अशोक राजपथ की ओर मोड़ दिया जाएगा। इसी तरह दीघा गोलंबर से गाय घाट की ओर जाने वाले वाहनों को एलसीटी अंडरपास से नीचे अशोक राजपथ होते हुए वहां भेजा जाएगा। कई रूट बदल दिए जाएंगे। सुबह 6 बजे से 12 बजे तक ये जारी रहेगा। दीघा से जेपी गंगा पथ हो, दानापुर से अशोक राजपथ, गायघाट की ओर आने वाले ये जो तमाम वाहन हैं, इनके यातायात में बदलाव किया जाएगा, क्योंकि जो राजधानी पटना है, सभ्यता द्वार के ठीक सामने एयर शो होना है। पहली बार पटना में एयर शो हो रहा है। एरोबेटिक शो भारतीय वायुसेना दिखाने वाली है, जिसकी भव्य तैयारी की जा रही है। मैदान बनाया गया है और 22 और 23 को जेपी गंगा पथ पर यातायात भी बदली हुई रहेगी और उसके मद्देनजर कैसे आप अपने गंतव्य की ओर पहुंच सकते हैं, जिला प्रशासन की तरफ से वो लिस्ट भी जारी कर दिया गया है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और अगली खबर भागलपुर से, जहां भागलपुर में तेज आंधी और बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि से किसानों को खास नुकसान पहुंचा है। खेत में तैयार गेहूं, मक्का की फसल बर्बाद हो गई है, तो आम और लीची को भी भारी नुकसान पहुंचा है। बारिश के साथ ओले गिरने से आम के फल में दाग पड़ गए हैं, जिससे किसानों की परेशानी बढ़ी हुई है। भागलपुर में आंधी और बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि ने किसानों की कमर तोड़कर रख दी है। खासकर आम के व्यवसायी का ज्यादा नुकसान हुआ है। बगीचे में आम के फसल बर्बाद हो गए हैं। तस्वीर देखिए, ये नर्सरी की तस्वीर है, मधुवन नर्सरी की तस्वीर है। इस पेड़ में पूरा फल हुआ करता था, लेकिन बारिश और ओलावृष्टि के बाद जो आम है वो टूटकर जमीन पर गिर गए हैं। इसके साथ ही आम व्यवसायी की कमर भी आंधी और तूफान ने तोड़ दी है। कितना नुकसान हुआ है आंधी और बारिश का, खासकर ओलावृष्टि? नुकसान तो काफी हुआ है, तो कहीं कहीं कम और कहीं ज्यादा प्रभाव पड़ा है। हवा का रुख जो था ना, कहीं काफी ज्यादा नुकसान कर दिया। एक बगीचे में 25% पेड़ गिर गया है, लेकिन किसी किसी बगीचे में सिर्फ डार गिरा है। तो कहीं ज्यादा असर, मिला जुला के 25% नुकसान तो डायरेक्ट उस दिन आंधी में हुआ आदमी का। काफी टिकोला भी गिरा, काफी पेड़ भी गिरा है। और अभी तो पूरा मौसम बाकी है। हाँ, अभी तो और भी समय बाकी है, और भी नुकसान होने की संभावना है। व्यवसायी वर्ग को नुकसान तो इस बार आंधी बारिश ये सब को लेकर शुरू में मधुआ का अटैक अलग हुआ था, उसमें भी काफी नुकसान हुआ था। तो मोटा मोटी 50% तो नुकसान हो चुका है, और आगे भी कुछ नुकसान होने की संभावना है। प्रभाव पड़ा है आंधी बारिश का? काफी प्रभाव पड़ा है। चलिए, जिस तरह से भागलपुर में आंधी बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई है, ऐसे में आम के फलों पर इसका खासा असर पड़ा है। खासकर आम के व्यवसायी की कमर तोड़कर आंधी और बारिश ने रख दी है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर।